हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत सारा नमस्कार, ढेर सारा अभिनंदन। शब्दों की बात सीरीज 73 में आप सभी का वेलकम है। और आज के इस डिस्कशन सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली स्पेशल पेरेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए है। और आज के इस डिस्कशन सेशन का टॉपिक है लीगल गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज। और आज के इस डिस्कशन सेशन के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर एस के श्रीवास्तव। He is as a ex-state commissioner Divyangjan UP, and presently he is head of METI Foundation for Developmental Disabilities. A warm welcome to you, sir, on the platform of Ek Padav. नमस्कार। सभी और को मेरा इसी के प्रणाम। यस सर। और इसी के साथ साथ आज एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है शाश्वत जिज्ञासा फाउंडेशन लखनऊ से डॉक्टर शितांशु कुमार सर ने। हेलो सर, गुड इवनिंग। Thank, thank you. Good evening, Anita. तो सर, जो कि आज का सीरीज 73 का हमारा टॉपिक है लीगल गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज। तो सर, मेरा ये पहला प्रश्न है हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या है ये लीगल गार्जियनशिप, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस शब्द से ही परिचित है, उनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो प्लीज आप हमें बताइए सर। मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा अनीता जी। जी थैंक सर। यू वेरी मच, शुक्रिया। आपने इतने अच्छे टॉपिक पर हमको अवसर दिया। बहुत सारे विद्वान हमारे देश में हैं, लेकिन आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैं शितांशु जी के फिलॉसफी से पूरी तरह से अग्री करता हूं कि दे आर ऑल पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, नॉट विद डिसेबिलिटीज। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वाट एवर इट इज, जो एक्ट में ना डिफाइंड है इन लोगों के लिए, जो आरपीडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बना है, उसमें हर जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगा कि जब मैं पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज या पर्सन विद डिसेबिलिटीज बोलूं, तो उन सभी को आप दिव्यांग जन ही समझें। और इस परिभाषा को हम लोग बदलेंगे। आज नहीं तो कल जब ये दर्शन हमारे देश को स्वीकार हो जाएगा, तो सीतांशु जी की प्रेरणा से ये परिभाषा भी बदल जाएगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बजाय पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज हो जाएगा, या पर्सन विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। ये दोनों शब्दों को जहां प्रयोग किया जाए उनको दिव्यांगजन ही समझे। सभी जानते हैं, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ। दिव्यांगजन की श्रेणी में मोटे मोटे 4 प्रकार के लोग आते हैं। जैसे अस्थि बाधित, ऑर्थोपेडिकली दिव्यांगजन, जो हाथ पैर से दिव्यांग होते हैं। फिर श्रवण बाधित बोलते हैं, जिसको शुरू में हम लोग गूंगा बहरा बोलते थे, लेकिन अब गूंगा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कोई व्यक्ति गूंगा नहीं होता, वो बोलता इसलिए नहीं क्योंकि सुनता नहीं है, इसलिए उसको केवल श्रवण बाधित, हियरिंग हैंडीकैप, हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, हियरिंग चैलेंज बोलते हैं। ये सारी शब्दावलियां हैं उनको सम्मान देने के लिए। तीसरी कैटेगरी है विजुअली चैलेंज्ड, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित होते हैं या अल्प दृष्टि के होते हैं, जिसका 6/66 से कम व्यू होता है, वो अल्प दृष्टि की श्रेणी में आते हैं। और चौथी जो बहुत व्यापक कैटेगरी, जिसका आज ज्यादा प्रयोग है लीगल गार्जियनशिप में, वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन्हीं 4 कैटेगरीज को अब जो नया अधिनियम दिव्यांगजन के लिए आया है, उसको 21 तरह के दिव्यांगताओं में परिभाषित किया गया है। लेकिन मोटे तौर पर यही 4 प्रकार के लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। जो नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं वो जैसे एसिड अटैक वाले जोड़े गए हैं, लेप्रोसी क्योर्ड वाले जोड़े गए हैं, सिजोफ्रेनिक लोग, अगर उसको देखें तो आप इसे एड ऑन कैटेगरीज है कुछ। लेकिन मोटे तौर पे 4 लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज की 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। इन दिव्यांग जनों की अपनी कुछ शारीरिक चुनौतियां होती हैं, और जिसके कारण वो कुछ कार्य सामान्य तौर पे नहीं कर पाते, परंतु इनके अंदर क्षमताएं भी अद्वितीय होती हैं। यदि उसका आविष्कार किया जाए, उस पर फोकस किया जाए, तो इनका कोई मुकाबला नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको कुछ भी कर लेने के लिए सरकार ने प्राविधान किया है, और उसमें एक सबसे बड़ा प्राविधान है कि इनका जो विधिक संवैधानिक अधिकार है, विधिक इनका अधिकार है, ये कैसे उसका प्रयोग करें। तो इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो व्यवस्था बनी, मैं एक मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा सेशन है जो बहुत सुनने वाले लोग बहुत ही
अज्ञान या ये कह लीजिए कि इससे अछूते हो सकते हैं इस विषय से। मैं बता दूं कि भारत सरकार में दिव्यांग जन को जब विकलांग कहा जाता था, विकलांग जन के लिए सबसे पहले जो कानूनी परिभाषा आई वो 1995 के अधिनियम से आई, और 1995 के अधिनियम में इनको समानता का अधिकार दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कहा गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहा गया, और फुल पार्टिसिपेशन की बात कही गई कि समाज में इनका पूर्ण भागीदारी होगी और इनको पूरा समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अधिकार दिए जाने की बात वहां थोड़ी डायल्यूटेड थी, इसलिए अधिक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे जब यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन करके एक बात की पुष्टि की कि नहीं, इनको कोई चीज फिलैंथ्रोपिकली या दया भाव से या करुणा के भाव से मत दीजिए, ये ह्यूमन बीइंग है, इनका भी राइट है। इसलिए राइट मॉडल को यूनाइटेड नेशंस ने प्रोपोगेट किया 2007 में, आई थिंक उसमें इंडिया सिग्नेटरी था। फिर से राइट मॉडल की बात यूनिवर्सली शुरू हो गई। जब राइट की बात आई तो उसमें लीगल राइट्स भी आने लगे। तो राइट मॉडल इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया, इतना एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ी कि राइट मॉडल पे हमको नया अधिनियम लेकर के आना पड़ा। और मैं इत्तेफाक उस समय भारत सरकार के मंत्रालय में ही था, मैं भी एक्ट की फॉर्मेशन कमेटी में मुझे मौका मिला था प्रतिभाग करने का। तो एक नया एक्ट बन के आया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। अब इसमें अधिकार को फोकस किया है कि व्हाट आर देयर राइट्स, जो उनका राइट है देने का जो ड्यूटी है वो स्टेट की है, और हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी है स्टेट की, तो कमिटेड लायबिलिटी। यहां से अधिनियम शुरू हुआ, और इस अधिनियम के बाद में पिछले के जितने कानून कायदे से रिलेटेड थे सब रिपील कर दिए गए। 1995 के अधिनियम की को रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यद्यपि 1995 के अधिनियम की बहुत सारी बातें इसमें लाई गई। तो सबसे पहले लीगल गार्जियनशिप पे हम अगर आज फोकस कर रहे हैं, तो लीगल गार्जियनशिप पे सबसे पहली बात हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि जो दिव्यांग बच्चा है उसकी लीगल गार्जियनशिप माता पिता को भी लेना अनिवार्य है। इस संबंध में नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 जब प्रचलित हुआ, उसके बाद ये व्यवस्था स्पष्ट की गई कि हर जिले में एक लोकल लेवल कमेटी होगी, LLC, जिसके अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और एक NGO प्रोमिनेंट का भी मेंबर होते हैं, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी उसके सदस्य होते हैं। ऐसे करके कमेटी बनी हुई, तो वही कमेटी रिकमेंड करती है और वही एक्सेप्ट करती है, और किसी भी बच्चे की जिसकी मेंटल एज 18 साल से कम है, फिजिकल एज कितनी भी हो जाए, उसको अपने माता पिता को भी, जो बायोलॉजिकल गार्जियन है, बायोलॉजिकल फादर हैं, वो भी उसको लीगल उसका गार्जियन नॉमिनेट कराना पड़ता है। उस बच्चे का कोई भी निर्णय उसकी माता या उसका पिता भी नहीं ले सकता जब तक वो कानूनन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उस कमेटी से अप्रूव होकर उसका लीगल गार्जियनशिप ना बन जाए। तो ये अपने मन में एकदम ये शंका होती लोगों की, कह रहे माँ बाप को कौन सा बनना है, माँ बाप तो माँ बाप हैं। लेकिन इसमें बहुत साफ व्यवस्था दी गई है कि बायोलॉजिकल फादर मदर भी, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो बच्चा कोई चीज समझ नहीं सकता, उसके निर्णय पर सरकार की नजर होनी है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो सरकार की नजर तब होगी जब सरकार को मालूम हो कि इस बच्चे का जो लीगल गार्जियन है, गार्जियन नहीं लीगल गार्जियन है, वो इसका पेरेंट है या इसका चाचा है या इसके मामा है या इसके बुआ फूफा दोस्त यार जो भी है, जिसको LLC अपॉइंट करेगी वो लीगल गार्जियन उसका बनेगा। 1999 के एक्ट में ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी मानसिक उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए लीगल गार्जियनशिप की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। बिना उसके उस बच्चे का कोई फैसला, उससे संदर्भ में लिया गया कोई फैसला, उसके पिता का भी फैसला नहीं माना जाता जब तक पिता स्वयं भी उसका कानूनी अभिभावक घोषित न हुआ हो। एक बात पूरी स्पष्ट कर लीजिए। अब लीगल गार्जियनशिप के बाद में उसमें तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम स्कीम की व्यवस्थाएं, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। 2016 का जब अधिनियम आया, 99 के बाद 95 का अधिनियम आया था सामान्य अधिनियम, 99 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, फिर 2016 में लैंडमार्क अधिनियम आया, बहुत बड़ा अधिनियम आया। इसमें अधिकार की बात कही गई, लीगल राइट्स की बात कही गई, जिसमें लीगल राइट भी शामिल। लीगल राइट्स में जो इसकी कवरेज है वो उसमें प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, रिप्रोडक्शन राइट, तमाम सारे राइट्स में हेडिंग खाली बता दे रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग है, एक्सेस टू जस्टिस है, लीगल कैपेसिटी की है, और प्रोविजन ऑफ गार्जियनशिप भी।
लीगल कैपेसिटी में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की लीगल कैपेसिटी वही इंश्योर की जाएगी जो किसी अन्य व्यक्ति की समाज में, हिंदुस्तान में भारत सरकार के नियम के अधीन होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना कोई अधिकार नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा है, तो उस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए उसे जो सपोर्ट चाहिए वो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या सरकार को देना होगा। उस सपोर्ट के बाद वो अपने अधिकार का पूरी तरह से वो करे, उसका एक्सरसाइज करे, उसको उपयोग करे, लेकिन वो संतुष्ट हो कि जिसने उसको अधिकार के उपयोग करने में उसकी मदद की है, उसने उसके साथ कोई छल कपट या बेईमानी नहीं की, इसलिए उसकी संतुष्टि प्राथमिक आवश्यकता है। तो किसी व्यक्ति को लीगल एक्सरसाइज, लीगल काम करने के लिए जो उसको सपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देना है। और लीगल गार्जियनशिप को 2016 के एक्ट में थोड़ा सा रिडिफाइन किया गया। 1999 का एक्ट कहता है कि फुल टाइम लीगल गार्जियन होगा। एक बार अगर आप लीगल गार्जियन अपॉइंट हो गए तो हर बात के लिए आप उसके लीगल गार्जियन हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो उसके रहन सहन से रिलेटेड मैटर हो, चाहे रिप्रोडक्टिव राइट्स रिलेटेड मैटर हो, वोटिंग राइट्स है, सबके लिए आप लीगल गार्जियन हो गए तो हो गए। लेकिन इस एक्ट में 2016 में इसको और बारीक किया गया कि नहीं, लीगल गार्जियन विषयवार होगा। जैसे किसी दिव्यांग व्यक्ति का, दिव्यांग बच्चे का प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला है, फंस गया कि इस प्रॉपर्टी में एक फैसला लेना है कि इनको बेचना है कि खरीदना है, इनका क्या अंश होगा, कौन सा पार्ट इनके हिस्से में जाएगा, कौन सा किसके हिस्से में जाएगा, ये बांटने की प्रक्रिया सही है या गलत है, इससे वो दिव्यांगजन सहमत है कि नहीं सहमत है। तो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए लीगल गार्जियनशिप सीमित समय के लिए अपॉइंट करने की व्यवस्था इस एक्ट में दी गई। और ये कहा गया कि 1999 के एक्ट में अब तक जो व्यवस्था थी या किसी भी एक्ट में अब तक जो व्यवस्था थी कि पूरा गार्जियन बन गए तो हर बात के लिए गार्जियन बन गए, वो अब समाप्त कर दी जाएगी। उसकी लैंग्वेज में देख रहा था तो बहुत स्पष्ट है। आई वुड लाइक टू रीड दैट लैंग्वेज कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आरपीडी एक्ट 2016, every guardian appointed under any provision of any other law for the time being in force for a person with disability shall be deemed to function as a limited guardian। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड गार्जियन। लिमिटेड गार्जियन फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर लिमिटेड टाइम। समटाइम्स लिमिटेड गार्जियंस आर रिपीटेडली मेड लिमिटेड गार्जियन। एक ओकेजन के लिए आपको बना दिया लिमिटेड गार्जियन। ये नहीं हुआ कि वो डिसेबल्ड पर्सन आपसे बंध गया कि आप उस पर्टिकुलर मैटर में हर ओकेजन पे आप ही लिमिटेड गार्जियन। अगर वो असंतुष्ट है, अगली बार अपील करता है, तो जो सिविल कोर्ट है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपकी लीगल गार्जियनशिप उस समय के बाद से बदल, फिर उसकी चॉइस का लीगल गार्जियन उसको अलॉट कर दिया ताकि उस मैटर में उसको पूरा फैसला उसके हिसाब से जैसा वो चाहता है वैसा हो सके। अब इसमें एक बात फंसती है कि अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसे समझ ही नहीं है कि लीगल गार्जियन क्या है, कौन हमारा फैसला लेता है, लाइक दैट, तो इसमें बायोलॉजिकल गार्जियन का रोल बढ़ जाता है। वो जो लीगल गार्जियन अपॉइंटेड हैं, ये जो जिस कमेटी के सामने किसी इश्यू पर रिजॉल्व हो रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, वहां पे सर्वसम्मति से अगर ये कहा गया कि आप जो अपॉइंटेड लीगल गार्जियन है वो ये सही नहीं कर रहे हैं, तो उस लीगल गार्जियनशिप को जिसको दी गई है उसको तत्काल बदल दिया जाता है और कॉम्पिटेंट कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एक्शन को तुरंत ले लेती है। ये व्यवस्था इस एक्ट में दी गई है कि नाउ लीगल गार्जियनशिप इज अपॉइंटेड only for the particular purpose and may be again and again changed even for that particular purpose, और sometimes किसी कार्य विशेष के लिए जब तक वो कार्य संपन्न न हो जाए तब तक के लिए किसी भी व्यक्ति को जो उसका बायोलॉजिकल रिलेशन में हो या नॉन बायोलॉजिकल रिलेशन में हो, भाई बहन ना भी हो, चाचा मामा मौसा, चाचा दादी, पिता माता, कोई भी हो, उसको लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया तो उस कार्य के संपन्न होने तक वो लीगल गार्जियन हो गया। मैंने स्पष्ट किया कि बीच में भी बदला जा सकता है। तो अब जो लीगल गार्जियन की पहले व्यवस्था थी कि एक बार आप 3 साल के लिए बन गए तो 3 साल बाद रिव्यू होगा, फिर अगले 10 साल के लिए बन गए, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत स्पष्ट कर दिया गया इस अधिनियम में कि लीगल गार्जियनशिप किसी कार्य विशेष के लिए कार्य करेगा और समय, सीमित समय के लिए रहेगा जब तक वो कार्य संपन्न हो जाए, बीच में भी बदला जा सकता है। दूसरी बात मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि लीगल गार्जियन बनाना अनिवार्यता है।
बिना उसके किसी भी दिव्यांगजन का जो अपने से निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, उसके निर्णय को विधिक मान्यता नहीं है। अब इसमें आईडीडी के अलावा जो अन्य दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विजुअली चैलेंज, अगर उसे कोई चीज देख करके फैसला लेना है, हम प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात करिए, किसी घर के 3 भाग होने हैं, अगर वो देख रहा है कि किधर का सुंदर है किधर का खराब है, नहीं देख सकता, अंदर जो खराब शराब पोर्शन उसके हिस्से में आता है, उसे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसका जो लीगल गार्जियन होगा उसको मदद कर सकता है कि 3 भाग खड़ा खड़ा के बजाय 3 भाग बेड़ा बेड़ा बांटा जाए, तो बेहतर विकल्प होगा, आपके हित में होगा, और वो सहमत हो जाता तो वही फैसला मान्य होगा जो उसके लीगल गार्जियन की सहमति से दिव्यांगजन द्वारा लिया जाता है। वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकता है, विजुअल हो सकता है, हियरिंग हैंडीकैप वाला हो सकता है, और इवन सम केसेस में सीवियरली ऑर्थोपेडिकली चैलेंज पर्सन भी हो सकता है, जिसके मूवमेंट में सेरेब्रल पाल्सी वाले हैं, ऑटिस्टिक हैं, जो लोग जिसके मूवमेंट में बाकी के काम करने में समस्या है, उनको उनके विश्वास का व्यक्ति जो उनके बिहाफ पर निर्णय लेता है, वही निर्णय कानूनी तौर पर सही माने जाते हैं और उन्हीं का विधिक मान्यता भी। तो ये वर्तमान में जो व्यवस्था है लीगल गार्जियनशिप की, इस एक्ट में इस प्रकार से परिवर्तित करती है। अनीता जी। यस सर। सर वैसे तो आपने सारे जो भी पॉइंट्स थे, जो मेजर पॉइंट्स थे कि क्यों ये जरूरी है और एक स्पेशल पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सर मुझे ये भी जानना था कि जैसे अगर हमारे पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं, उनकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, तो अगर उनके सिबलिंग्स हैं उनके साथ और अगर वो लीगल गार्जियनशिप लेना चाहते हैं, तो क्या उनकी भी कुछ एज होनी चाहिए? लीगल गार्जियनशिप नॉर्मली उसी को दी जाती है जो स्वयं एडल्ट। जी। एडल्ट की जो डेफिनेशन है, वो एडल्ट की डेफिनेशन जो अब वोटिंग के लाइट में अलग है, 21 वाली अलग है, नॉर्मली 18 प्लस को ही लीगल गार्जियनशिप ट्रांसफर होती है, जो स्वयं इस स्थिति में हो उसका निर्णय ले और उस निर्णय को एक वयस्क के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती जी सर। तो सर हम किस तरह से इसको जैसे हम कहीं पे अगर हमें कंप्लेन लॉन्च करनी है, तो कैसे हम लॉन्च कर सकते है। हैं इसके लिए कंप्लेन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन लोकल लेवल कमेटी का गठन है। उसके जो सदस्य सचिव हैं वो जिला विकलांग कल्याण अधिकारी हैं, दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी बोलते हैं उसको, वो हैं। और इसके बारे में अक्सर करके पेपर में निकलता रहता है, उसमें ये बताया जाता है कि कौन सी एनजीओ है, कौन से लोग हैं जिससे जुड़े हुए हैं। तो जिस व्यक्ति को सहायता लेनी है वो कभी देखे पता करे जो उसके अप्रोच में हो, सबसे पास में हो, निकट हो, जिसको जानता हो, जिसको पकड़ सकता हो, उसकी सहायता से जाए। एलएलसी में मामला आता है किसी के माध्यम से, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, जिला विकलांग अधिकारी के माध्यम से, सोशल वेलफेयर अफसर के माध्यम से, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्वयं मिलकर के अपनी बात कह सकते। तो सर जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि हर एक पेरेंट के लिए, अभिभावकों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है, बट जैसे कि जी। हर एक पेरेंट ये सोचता है कि हम पेरेंट हैं, हम उनके गार्जियन हैं, तो हमें क्या जरूरत है? अगर कोई भी गार्जियन लीगल गार्जियनशिप नहीं लेता है अपने पर्सन विद स्पेशल कैपेबिलिटीज की, तो उसमें क्या मतलब उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है, या कोई भी ऐसे पॉइंट्स अगर आप हमें बताएं तो? हाँ, ऐसे ऐसे ही मान लीजिए जैसे किसी भी कानून के उल्लंघन करने पर जो सजा होती है, वही सारे प्रोविजन इसमें सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी के लागू हो जाते हैं। ओके। लेकिन तमाम सारे ऐसे समाज में कार्य हैं जो कानून के हिसाब से आदमी कानून का पालन न जानता है, न करता है, और उसकी जिंदगी भी कट जाती है। बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन भाई बंधु हैं जिनके माता पिता को या भाई बहन को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और ना ही उन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मूल रूप से तब प्रभाव शुरू होता है जब इसकी आवश्यकता शुरू हो जाती है, जहां विवाद होता है, जहां कोई विषय ऐसा है जिस पर उस व्यक्ति के निर्णय का बहुत बड़ा असर है, वहीं पे शुरू होता है। वरना हमने एज स्टेट कमिश्नर भी देखा है, एक डाटा हमने रिव्यू किया था, मुश्किल से 2 से 3% लोग हैं जिनको लीगल गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट इशूड है, वेयर एज इट इज मैंडेटरी दैट एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी मस्ट हैव हिज और हर लीगल गार्जियन अपॉइंटेड। तो इसलिए कि काम चल रहा है, कोई ऐसा विषय आता नहीं है, कोई चीज सामने नहीं आती, तो वो चलता चला जाता जी सर। है। लेकिन कानूनन तौर पर ये जरूरी है, और इसके ना होने पर कोई निर्णय यदि कहीं पे चैलेंज होता, कहीं चुनौती होती है, तो उस पर सारे वो प्राविधान लागू होते हैं इंडियन पेनल सिस्टम के, जो बाकी के उल्लंघन पे लागू होते हैं, ज्यों का त्यों।